हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग का जो पार्ट 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके भी आज हम लोग जो है लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो इस बुक के तहत या इस कोर्स के थ्रू मैं आप लोगों के सामने लास्ट टाइम हूँ, क्योंकि इसके बाद जो 2 पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो रहेगा, ये चैप्टर रहेगा। तो अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज़ किया हुआ है तो आप मुझे दूसरे वीडियो में भी मिलेंगे, दूसरे लेक्चर में मिलेंगे इस चैप्टर के। अगर नहीं परचेज़ किया है तो फिर आप लोगों के लिए मैं इस कोर्स के माध्यम से लास्ट टाइम आप लोगों के सामने हूँ। तो चैप्टर 25 जो रहेगा वो लास्ट है, वो आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट के बारे में बात करेगा। बेहद आसान चैप्टर है, क्योंकि आर्कटिक और पोलर वाला जो रीजन है वहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, है ना। सबको पता है बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ठंडा है और कुछ ऐसी खास वेजिटेशन भी नहीं है और कुछ बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सभी लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। क्योंकि ये बुक अगर कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैनल पर अब इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चैनल पर चीज़ें और आती जाएंगी। अभी हमारी क्लास 11th और 12th की NCERTs कंप्लीट हो चुकी हैं। जीसी लियोंग का पार्ट 1, जीसी लियोंग का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाएंगे, NCERTs अभी हमें और कवर करनी है। हमारा टारगेट है कि सारी की सारी NCERTs, पहले 9th तक का टारगेट है कि हम पहले 9th तक की सारी NCERTs कवर करेंगे, मतलब 9th से ऊपर तक की, 9th से 12th तक की। और उसके बाद अगर आप लोगों की डिमांड होगी, अगर आप लोगों को और रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर हम क्लास 6th तक की NCERT में भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद और कुछ आएगा नहीं चैनल पे ज़रूर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी। आप लोग का प्यार, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखिए और अपनी जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट महसूस होती है किसी भी कोर्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि फुल कोर्स जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। उसके लिए करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप लोग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एड फ्री वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे, और काफ़ी ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन फ्री और डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस लास्ट चैप्टर के पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, द आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मैं आपको अगर ना भी बताऊं तब भी आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ पर होता है। जो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है और जो इसकी वेजिटेशन है वो मेनली नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना या नहीं पढ़ना इज इक्वली सेम थिंग। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इस रीजन में लाई करता है, पोलर रीजन में, दैट इज एंटार्क्टिका। और वहाँ पर आप ये समझिए कि परमानेंट आइस है, मतलब हमेशा वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पर कोई सेटलमेंट वगैरह तो है ही नहीं। तो उसके बारे में पढ़ने का कोई, पढ़े या ना पढ़े, कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए जो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये आपका जो आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ, उससे नॉर्थ में जो है ये लाई करेगा। जो आइस कैप्स है दे आर कन्फाइंड टू ग्रीनलैंड एंड टू द हाईलैंड्स ऑफ दीज लैटिट्यूड रीजन्स वेयर द ग्राउंड इज परमानेंटली स्नो कवर्ड। आइस कैप का मतलब वही है कि जहां पर परमानेंट आइस है ना। तो आर्कटिक सर्कल से ऊपर का जो रीजन है, यानी कि जो आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट है, इसमें सारा का सारा एरिया ऐसा नहीं है जहां पर हमेशा बर्फ है, परमानेंटली स्नो कवर्ड वो नहीं है। वो कौन सा रीजन है? आइस कैप्स का जो रीजन है, मैं आपको अगर दिखाऊं, अभी नीचे चलेंगे हम मैप में देखेंगे कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो है, और बाकी इस लैटिट्यूड में यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ से पोल की तरफ को अगर हम जाए तो जो हाईलैंड एरियाज हैं, हाईलैंड मतलब जो ऊंचाई वाले इलाके पे है, वहां पर बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगी? परमानेंटली स्नो कवर्ड देखने को मिलेगा। जो लो लैंड्स है वहां पर फ्यू मंथ्स आइस फ्री होते हैं, है ना। जो लो लैंड्स है मतलब जो नीचे वाले इलाके हैं, नीचे इन द सेंस कि लैटिट्यूड तो सेम है, एल्टीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ। एल्टीट्यूड में जो नीचे के इलाके हैं वहां पर
आइस फ्री होता है कुछ महीने, तो वहां पर थोड़ा बहुत जो वेजिटेशन होगी उसको बोला जाएगा टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन होगी जो वो होगी। अब कहां कहां पर ये हो सकती है, दे इंक्लूड द कोस्टल स्ट्रिप ऑफ ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड का जो ऊपर का रीजन है वहां पर तो पूरी की पूरी आइस कैप है, परमानेंटली फ्रोजन है। जो थोड़ा बहुत कोस्टल वाला एरिया बचेगा ग्रीनलैंड का, वहां पर पहला। दूसरा, नॉर्दर्न कनाडा और अलास्का के जो बैरन ग्राउंड्स हैं वहां पर, और जो आर्कटिक सी बोर्ड है यूरेशिया का, वहां पर। अब इसको आप फिगर में नीचे देख सकते हैं। देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो ब्लू कलर मैं कर रहा हूं, ये ऊपर ऊपर का रीजन, ठीक है, ये ग्रीनलैंड का कौन सा रीजन है, ये बेसिकली वो रीजन है जो आइस कैप है, यानी कि परमानेंटली फ्रोजन है। और इसके बाद अगर मैं दूसरा कलर कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये ब्लैक वाला, तो ये सारा का सारा रीजन कौन सा है, देखिए ये वही है कोस्टल रीजन ऑफ ग्रीनलैंड। तो ये क्या है, ये बेसिकली परमानेंटली आइस फ्रोजन नहीं है, यहां पर कुछ महीने 3-4 महीने जो है आइस फ्री रहता है। इसके बाद ये आपका हो गया नॉर्दर्न कनाडा और अलास्का वाला रीजन, नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न अलास्का। और इसके बाद ये हो गया आपका जो यूरेशिया का आर्कटिक सी बेड है वो, ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी गई है, आर्कटिक सी बोर्ड ऑफ यूरेशिया, ये वाला रीजन मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो द वर्चुअली अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज द ग्रेटेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ आइस कैप वेयर द लेयर्स ऑफ परमानेंट आइस आर एज थिक एज 10,000 फीट। मैंने वही बोला, वर्चुअली इनहेबिटेड है कि यहां पर एज सच कोई हैबिटेशन नहीं है, है ना, हैबिटेशन नहीं है। इसकी वजह से क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, परमानेंटली वो आइस है, और 10,000 फीट से ज्यादा की बर्फ यहां पर देखने को मिलती है। 10,000 फीट मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 3,000 फीट के आसपास, 3,000 मीटर के आसपास इतनी मोटी यहां पर बर्फ की चादर जमी हुई है, बर्फ की परत जमी है, तो वहां पर कोई रह भी नहीं सकता, है ना, यही, क्योंकि वहां पर कुछ वेजिटेशन वगैरह तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतनी मोटी बर्फ को क्या हो पाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आप समझ गए। अब क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर देखेंगे। जनरल तो हमें पता है कि टेम्परेचर यहाँ का ठंडा ही होना है। द पोलर क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर, यानी कि अगर हम साल का टेम्परेचर भी निकालें, उसका अगर हम मतलब हर महीने का निकालें, उसका अगर मीन भी निकालें, तो वो कैसा रहेगा, वेरी लो, बहुत कम रहेगा। और इसका जो सबसे गर्म महीना है, वार्मेस्ट मंथ है, वो जून में रहेगा। और वो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता या बहुत कम ऐसा होता है कि जब वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाए। अगर सर्दियों की बात करें जनवरी के महीने में, तो टेम्परेचर्स आर एज लो एज -35 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। उससे नीचे आप जाएंगे तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, और उससे भी आप नीचे की तरफ को जाएंगे तो -35 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, उससे लगभग 55 से 57 फ़ारेनहाइट नीचे, इतना ज्यादा ठंडा है यहां पर। और अगर हम इंटीरियर की बात करेंगे तो वहां पर जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्मली नॉट मोर देन 4 मंथ्स हैव टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सिर्फ 4 ही महीने ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर आपको फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर देखने को मिलेगा। अदरवाइज बाकी 8 महीने लगभग जो है टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहेगा। विंटर्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं, एंड वेरी सीवियर, मतलब बहुत लंबे समय तक विंटर चलेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि 4 महीने ही ऐसा रहेगा जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा, और बाकी समय पे फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कोल्ड है, और बहुत ज़्यादा विंटर है उस समय, बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना। और समर्स जो है वो भी कूल है और ब्रीफ है, क्योंकि समर में भी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी यहाँ पर। पहली बात, समर्स कूल रहेंगे और ब्रीफ है, क्योंकि 3-4 महीने के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। अब विद इन दी आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स देयर आर वीक्स ऑफ कंटिन्यूअस डार्कनेस। ये आई होप आप लोगों को चीज़ें पता होंगी कि जो ये पोल वाला रीजन है, या हम बात करें कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल से ऊपर की तरफ को जब हम जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। या आप कहें कि जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर से अगर आप ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे तो ये फिनोमेना कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पोल पर अगर पहुंच जाएंगे, तो पोल पर, नॉर्थ पोल कहें या साउथ पोल कहें, वहां पर एग्जैक्टली यही होता है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको अर्थ का जो ये समझाऊं, क्योंकि अर्थ ऐसे करके टिल्टेड है, समझ लीजिए कि यहां पर सन है इस समय की। अगर मैं आपको एक पोजीशन बता देता हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स द सन, तो इस समय क्या होगा कि जब अर्थ घूमती रहेगी अपने एक्सिस के अराउंड, अगर अर्थ घूम भी रही है और वो सन का चक्कर भी लगाएगी, तो इस समय पर क्या होगा कि नॉर्दर्न पोल में 6 महीने
क्या रहेगा, सूरज रहेगा। मतलब यहां पर 6 महीने रात होगी ही नहीं। और इस समय अगर हम बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीट 6 मंथ्स विल बी डार्क, कंप्लीट डार्कनेस। वो डार्कनेस थोड़ा थोड़ा कम होगी जैसे हम इस तरफ को जाएंगे, और यहां पर जो सन है, कंप्लीट सन है, वो धीमे धीमे कम होगा जैसे हम यहां को जाएंगे। मतलब आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल तक ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। अब 6 महीने के बाद जब ये अर्थ घूम के सन के इस तरफ आ जाएगी, और होगा क्या कि आपका सर्दर्न हेमिस्फेयर फेसिंग द सन हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अवे फ्रॉम द सन हो जाएगा। तो उस समय क्या पोजीशन बन जाएगी कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने अंधेरा और सर्दर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने उजाला। तो यही चीज यहां पर देखने को मिलती है। आई होप आप समझ गए। यही चीज इसने लिखी है कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल में देयर आर वीक्स ऑफ कंटिन्यूअस डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा यहां पर रहता है, रोशनी कम रहती है। और पोल्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया 6 महीने उजाला, 6 महीने अंधेरा। नॉर्थ पोल पे लिखा है कि देयर आर 6 मंथ्स विदाउट लाइट इन विंटर। वही मैंने बताया, नॉर्थ पोल में विंटर मतलब ये वाली पोजीशन होगी, है ना। नॉर्थ पोल का विंटर मतलब जब व्हेन नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, जब उसका जो टिल्ट है, जो एंगुलर टिल्ट है, वो सन से दूर है, सन के विपरीत तरफ है, तब वहां पर विंटर होगी। और उस समय वहां पर क्या होगा, विदाउट लाइट, वहां पर अंधेरा ही अंधेरा होगा। डिस्पाइट द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इन समर, when the sun does not set, temperatures remain low because the sun is low in the sky and much of the warmth of its faint rays is either reflected by the ground snow or used up by melting of the ice. तो ये तो हमने बात करी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जिस समय हम बात कर रहे हैं विंटर है तो सर्दी है, मतलब अंधेरा है। लेकिन जिस समय हम ये वाली पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन पे क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, या हम बात करें कि आर्कटिक सर्कल से ऊपर, अंधेरा कभी हो ही नहीं रहा है ना। 6 महीने यहां पर लगातार सनशाइन है, तो फिर भी यहां पर इतना ठंडा क्यों है, सवाल ये मन में आना चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो ये सवाल मन में आना चाहिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर काफी कम रहता है। क्यों? क्योंकि भले ही यहां पर अंधेरा नहीं होगा, मतलब सनशाइन कभी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी, आपको ये चीज पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसके ऊपर सन की जो रेज है वो काफी ज्यादा क्या होती जाती हैं, स्लांट होती जाती हैं, मतलब तिरछी होती चली जाती है। और तिरछी होने की वजह से क्या है कि जब आप, जैसे आप अपना जो नॉर्मल, आप जहां पर रहते हैं इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आप नॉर्मल सन को ऑब्जर्व करिएगा कि गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे कि सन आपके बिल्कुल ऊपर से निकलता है, ओवरहेड, है ना। और जब जैसे जैसे विंटर का समय आता है तो सन आपका, आप देखेंगे कि एक साइड से जाना शुरू हो जाता है। तो यहां पर भी वही फिनोमेना होता है कि सन साइड से जाता है और बहुत साइड से जाता है, मतलब बिल्कुल नीचे 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 ही निकल जाता है। आई होप आप उसको समझ पाए कि क्या हो रहा है ना। तो यहां पर इसकी वजह से क्या है कि जैसा आप ये मतलब एक्सपीरियंस कीजिए कि आपकी जो पोजीशन सन की सनसेट से आधे 1 घंटे पहले होती है, आप कभी भी सनसेट से आधे 1 घंटे पहले ऑब्जर्व कीजिएगा कि सन की पोजीशन क्या है। तो आप ये मान के चलिए कि सन यहां पर इन एरियाज में सन जो है उसकी हाइट उतनी ही रहती है मैक्सिमम, सन उससे ऊपर आपको इस आसमान में नहीं दिखेगा, वो बस उसी के सीधे सीधे मूव करता चला जाएगा, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट, ऐसा ही होता रहेगा, बस सन उससे ऊपर नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब रोशनी केवल उतनी ही होगी तो वहां पर सन की हीट ज्यादा होनी नहीं है, और जितनी भी हीट होगी वो या तो जो स्नो है, जो जमीन में पड़ी हुई बर्फ है, उससे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, क्योंकि स्नो में क्या होता है, एल्बिडो काफी ज्यादा होता है, लगभग 27-28% के आसपास एल्बिडो होता है, और या फिर वो बर्फ को पिघलाने में उसकी गर्मी चली जाएगी। अब उसके पास इतनी पावर नहीं है, किसके पास, जो सनरेज है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एयर के टेम्परेचर को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो इसलिए ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। अब जो वाटर है इन द सॉइल इज फ्रोजन टू ग्रेट डेप्थ्स एंड द समर हीट कैन ओनली थ्रो द अपर 6 इंचेस ऑफ द सॉइल। अब जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भी पानी होगा, मिट्टी सूखी तो है नहीं, मिट्टी के अंदर पानी है। अब ठंड इतनी ज्यादा है कि वो जो पानी मिट्टी के अंदर है वो भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और बहुत गहराई तक जम जाएगा। और गर्मी में मैंने बताया कि हीट तो ज्यादा है ही नहीं, तो वो जो हीट थोड़ा बहुत आ भी रही है वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है, जो 6 इंच की सॉइल है, सिर्फ उसी में थॉइंग होगी, मतलब उसी के अंदर जो पानी जमा हुआ है वही पिघल सकता है, उससे ज्यादा नहीं पिघलेगा। तो इसका मतलब आप समझिए कि अगर कोई भी क्रॉप आप इसमें लगाएंगे तो उसकी जड़ जो है वो 6 इंच से नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे तो जमा हुआ है सब कुछ, है ना, पानी है वो पूरा जमा हुआ है। द ग्राउंड रिमेन्स सॉलिडली फ्रोजन फॉर ऑल बट 4 मंथ्स।
मतलब 4 महीने को अगर हम छोड़ दें तो जो ग्राउंड है वो भी सॉलिड रहता है, बिल्कुल जमा हुआ, है ना। 4 महीने जो छोड़ दें, जब थोड़ा सा टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है उस समय जमा हुआ नहीं रहेगा, बाकी टाइम पे वो बिल्कुल जमा रहेगा। और उसकी वजह से वो प्लांट्स के लिए इनएक्सेसिबल है, यानी कि प्लांट्स का हम वहां पर कुछ कर नहीं सकते, प्लांट्स लगा ही नहीं सकते। फ्रॉस्ट जो है वो कभी भी हो जाता है। एंड ब्लिजार्ड जो होते हैं आपके, जो बर्फ का तूफान होता है ना, स्नो का जो स्टॉर्म होता है, दैट इज नोन एज ब्लिजार्ड्स, दैट रीचिंग अ वेलोसिटी ऑफ 130 माइल्स एन आवर आर नॉट इनफ्रीक्वेंट, यानी कि ये कभी भी आ जाते हैं, है ना। जो ब्लिजार्ड्स हैं, जो आपका बर्फ का तूफान है, वो कभी भी देखने को मिल जाता है और बहुत जल्दी जल्दी होता है क्योंकि फ्रीक्वेंट है। दे कैन बी वेरी हजार्डियस फॉर द पोलर इनहेबिटेंट्स, और वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा सा वार्मर वाटर रहेगा, जो वाटर बॉडीज का पानी है वहां पर, है ना, वो थोड़ा सा वार्मर रहेगा कंपेरेटिव टू द लैंड, और जो वहां पर जो आइस है उसके कंपेरिजन में, तो वो आपका कोल्ड लैंड से मिलेगा, क्योंकि पानी जहां पर आपका कोस्ट में लैंड से मिलेगा वहां पर फिर थिक फॉग बनेगा, और ये फॉग जो है कुछ दिनों तक रह सकता है, और कुछ केसेस में ये इतना ज़्यादा गहरा होता है या इतना ज़्यादा घना होता है कि आपको कुछ फीट से ज़्यादा की दूरी में नहीं दिखाई देगा, मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है वो फ्यू फीट्स तक ही लिमिटेड हो जाती है। तो आई होप टेम्परेचर के बारे में और जो सारी बातें मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की, कि बारिश का क्या हिसाब है यहाँ पर। अब प्रेसिपिटेशन तो देखिए यहाँ पर मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश ऐसा बहुत कम होगी, ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेशन है वो बर्फबारी के फॉर्म में ही होगा, सिर्फ बर्फ होगी यहाँ पर। फॉलिंग इन विंटर, और विंटर में होगी, एंड देन बीइंग ड्रिफ्टेड अबाउट ड्यूरिंग ब्लिज़ार्ड्स, यानी कि बर्फ जो होगी वो गिरेगी, और जब ये तूफान चलेगा, है ना, बर्फ का तूफान चलेगा, तो उसमें ये फिर एक जगह से दूसरी जगह खिसकती चली जाएगी। स्नोफॉल वेरीज विद लोकेलिटी, अब स्नोफॉल भी हर जगह पर बराबर नहीं होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। इट में फॉल आइदर एज आइस क्रिस्टल्स और लार्ज अमेलगमेटेड स्नोफ्लेक्स, या तो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा स्नोफॉल, या फिर बड़े, थोड़ा सा बड़े अमेलगमेटेड मतलब कंबाइंड किए हुए स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में हो सकता है। अब ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि स्नोफॉल अगर हो रहा है तो उसमें हम प्रेसिपिटेशन की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, उसको कैसे मेजर करते हैं, कि 10 से 12 इंच ऑफ स्नो को जो है 1 इंच रेन के आसपास माना जाता है। तो इसलिए प्रेसिपिटेशन जो पोलर रीजन्स में है उसको हम मानेंगे कि वो लाइट है। नॉट मोर देन 12 इंचेस इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 12 इंच से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 इंच की जो स्नो है वो लगभग 1 इंच वाटर, 1 इंच रेन, तो उसके हिसाब से 12 इंच के आसपास यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ओवरऑल एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है वो इतना ही रहेगा। कन्वेक्शनल रेनफॉल अब यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पर होता है, जहाँ पर लैंड गर्म होती है, लैंड हीटेड होती है। अब यहाँ पर तो लैंड हीट अप होनी नहीं है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है और सन वैसे ही बहुत हल्का आ रहा है ना, तो इसलिए इवेपोरेशन का रेट कम है, और साथ ही साथ जो कोल्ड पोलर एयर है उसमें मॉइस्चर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर, जो एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है, अगर टेम्परेचर कम है तो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल भी नहीं होगा। देयर इज नॉर्मली अ समर मैक्सिमम एंड द प्रेसिपिटेशन इज देन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्लीट। थोड़ा सा समर में आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, और प्रेसिपिटेशन जनरली जो होगा वो या तो रेन के फॉर्म में होगा, यानी कि बारिश हो सकती है, या फिर स्लीट ऐसा होता है कि बर्फ के कुछ क्रिस्टल्स, आइस के कुछ क्रिस्टल्स थोड़ा बहुत बारिश में मिक्स होते हैं, दे आर नोन एज स्लीट। इसके बाद ऐसे रीजन्स में जहां पर विंड ब्लोइंग आउट फ्रॉम द लार्ज एंटी साइक्लोन डेवलप्ड ओवर द आइस कैप्स आर प्रिविलेंट, रेन कम्स इन समर व्हेन मोर प्रेसिपिटेशन इज पॉसिबल। यानी कि ऐसे रीजन्स में जहां से क्या हो रहा है कि विंड बाहर की तरफ को आ रही है, लैंड से विंड बाहर की तरफ को आ रही है, मतलब वहां पर क्या होगा कि बहुत ठंडा है, और लैंड से अगर विंड बाहर की तरफ को आ रही है तो मतलब लैंड इज द सोर्स, और सोर्स से विंड आ रही है तो वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। तो वहां पर ऐसे समय, ऐसी जगहों पर क्या होगा कि रेंज जो है वो थोड़ा बहुत बारिश में हो सकती है, जहां पर थोड़ा ज़्यादा इवेपोरेशन पॉसिबल हो। लेकिन कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें, जहां पर साइक्लोन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहां पर विंटर मैक्सिमम होगा, यानी कि वहां पर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो ज़्यादा कब होगा, विंटर में होगा, क्योंकि उस समय जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है।
इन सच रीजन्स द एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 to 12 इंचेस फॉर द टुंड्रा में बी एक्सीडेड। तो ऐसी जगहों पर यह हो सकता है कि जो 10 से 12 इंच की नॉर्मल रेनफॉल हो रही है टुंड्रा में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। और मच हैवियर रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है स्पेशली इन द एरियाज वेयर द साइक्लोन्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी कि ऐसे एरियाज में जहां पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, फ्रीक्वेंट साइक्लोन आते हैं, वहां पर थोड़ा ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जैसे जैन मेयन में हम बात करें तो 15 इंच, वेल्डो में बात करें तो 26 इंच, अंग मासिलिक में बात करें तो 37 इंच, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकती है। इसके बाद ऊपर एक फिगर दिया गया है, वहां पर आपको एक अपर नाविक, ये ग्रीनलैंड की एक प्लेस है, वहां का आपको टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो दिखाया गया है। विंटर टेम्परेचर आपको मिल जाएगा -8 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, और जो वार्मेस्ट मंथ है जुलाई में, उसमें आपको टेम्परेचर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो एनुअल रेंज कितनी हो जाएगी 49 डिग्री फ़ारेनहाइट की, क्योंकि 41 और इसमें से माइनस करेंगे -8, तो ये हो जाएगा 41 + 8 दैट विल बी 49 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 49 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी क्या है, रेंज है। प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम है, ओनली 9.1 इंचेस, फॉलिंग मेनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बोथ एज रेन एंड स्नो। सेकेंड हाफ मतलब जून जुलाई के बाद होगा, है ना। ये चीज़ आप यहाँ पर ऊपर जो फिगर दिखाई है उसमें देख सकते हैं कि बारिश बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि 1 इंच से ज़्यादा बारिश तो 1-2 महीने में ही हो रही है, 2-3 महीने में, है ना। तो बारिश बहुत कम है, और जनरली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, यानी कि जुलाई के आगे आप देख सकते हैं कि इस वाले रीजन में ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश भी हो सकती है, स्नो भी हो सकती है, वट प्रेसिपिटेशन ज़्यादा इस सीजन में है। उसके बाद टेम्परेचर की जो बात बोली गई थी, लगभग 40-41 डिग्री के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और जो मिनिमम है वो -10 की लाइन से थोड़ा सा पास है, मतलब -8 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें बोला था, और ये वाला बोला गया था 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आई होप कि यहाँ तक जो है चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें हम लोगों ने क्या कवर कर लिया अभी तक, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है और क्लाइमेट देख लिया है। तो थोड़ा सा इसमें जो ये वेजिटेशन वाला पार्ट दिया है इसको भी हम कवर कर लेते हैं इसी लेक्चर में, फिर इसके आगे का जो थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाली बात है वो अगले लेक्चर में कर लेंगे। इन सच एन एडवर्स एनवायरमेंट एज द टुंड्रा फ्यू प्लांट सर्वाइव, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है, फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर बहुत कम प्लांट जो है वो सर्वाइव करेंगे। द ग्रेट इनहिबिटिंग फैक्टर इज द रीजन्स डेफिशिएंसी इन हीट, और सबसे जो ऐसा फैक्टर है जो इनहिबिटिंग मतलब जो आपको कुछ करने से रोक रहा है, जो प्लांट की ग्रोथ होने से रोक रहा है, वो क्या है कि यहाँ पर हीट नहीं है, गर्मी नहीं है, डेफिशिएंसी इन हीट है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत गर्मी भी चाहिए। विद अ ग्रोइंग सीजन ऑफ लेस देन 3 months एंड द वार्मेस्ट मंथ नॉट एक्सीडिंग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो ट्री सर्वाइवल लाइन है, ट्री सर्वाइवल लाइन मतलब ट्री को सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उतना टेम्परेचर तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, और जो ग्रोइंग सीजन है या जो ड्यूरेशन चाहिए वो भी बहुत कम है, सिर्फ 3 महीने का ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हमने देखा कि 4 महीने से ज़्यादा तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर रहता है, मतलब 4 महीने ऊपर रहता है, उससे ज़्यादा 8 महीने तो नीचे ही रहता है। उस समय पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो स्नो कवर्ड हो जाता है, तो उस समय वेजिटेशन का कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली लिखी गई है कि देयर आर नो ट्रीज इन द टुंड्रा, टुंड्रा में कोई भी ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सच एन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट ओनली द लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, सबसे जो लोएस्ट फॉर्म वेजिटेशन का होता है वही यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे मॉसेस, लेचेंस और सेजेस, ये कुछ घास वगैरह टाइप की होती है छोटी मोटी, वही यहाँ पर हो सकती है, वो भी बेसिकली बुशेस वगैरह टाइप की। ड्रेनेज जो है टुंड्रा में वो बहुत पुअर है, एज द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। परमानेंटली फ्रोजन मतलब वही मैंने बताया कि वो 6 इंच से नीचे की जो सॉइल है वो हमेशा जमी रहती है, क्योंकि जो सन आता भी है तो वो 6 इंच से नीचे की जो सॉइल है उसको, जो उसके अंदर पानी जमा हुआ है उसको पिघला नहीं सकता, तो इसलिए सब सॉइल तो वहाँ पर परमानेंटली जमी हुई है। अब पॉन्ड्स, मार्शेज एंड वाटर लॉग्ड एरियाज आर फाउंड इन हॉलोज, और जहाँ पर कहीं पर कुछ हॉलोज वगैरह होंगे वहाँ पर पॉन्ड, मार्शेज या वाटर लॉग्ड यानी कि पानी जमा हुआ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर शेल्टर्ड स्पॉट्स की हम बात करें, यानी कि जहाँ पर थोड़ा बहुत शेल्टर है, तो वहाँ पर आपको स्टंटेड बिर्च, स्टंटेड मतलब छोटे, ड्वार्फ मतलब भी वही है, ड्वार्फ विलोज या अंडर साइज्ड एल्डर्स जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे मीगर एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या बचे रहने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग द कोस्टल लोलैंड्स आर अ लिटिल मोर फेवरेबल। लिटिल मोर फेवरेबल कहाँ पर है, जो कोस्टल वाला रीजन है उसके भी लोलैंड्स वाले रीजन्स पे, एरियाज में थोड़ा सा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा।
यहाँ पर कुछ हार्डी ग्रास और रेनडियर मॉस देखने को मिलेगी, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक रेनडियर इज बेसिकली अ स्पीशीज ऑफ डियर ओनली, है ना, हिरन की प्रजाति है ये। तो जहां पर वो हिरन की जो प्रजाति है वो क्या करती है, वो उसको पास्चर प्रोवाइड करता है। पास्चर मतलब उसके चारा के लिए, मतलब वो घास वगैरह थोड़ा सा बहुत होगी तो वो उसको चर सकता है। और समर एक तो वैसे ही बहुत ब्रीफ है। ब्रीफ समर में क्या है, व्हेन द स्नो मेल्ट एंड द डेज आर वार्मर एंड लॉन्गर, बेरी बियरिंग बुशेज एंड आर्कटिक फ्लावर्स ब्लूम। यानी कि जैसे ही थोड़ा बहुत गर्मी होगी उस समय क्या होगा कि स्नो थोड़ा बहुत पिघलना शुरू होगी, दिन थोड़ा सा गर्म होंगे, थोड़ा सा लॉन्ग होंगे, क्योंकि 6 महीने तो अंधेरा है। जैसे जैसे हम विंटर से समर की तरफ को आएंगे तो रोशनी थोड़ा थोड़ा करके आने लगेगी और धीमे धीमे फिर रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। तो जिस समय समर का टाइम आएगा, थोड़ा सा वार्मर और डेज लॉन्गर होंगे, तो कुछ ऐसी बुशेज या झाड़ियां होंगी जिसमें कुछ बेरीज वगैरह उगनी शुरू होंगी और कुछ फ्लावर्स वगैरह जो है वो भी खिलने शुरू होंगे। दो शॉर्ट लिव्ड, दे ब्राइटन द मोनोटोनस टुंड्रा लैंडस्केप इनटू आर्कटिक प्रेरीज। मतलब हालांकि ये जो खुशहाली आई है, ये जो हरियाली आई है, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगी, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो मोनोटोनस टुंड्रा लैंडस्केप है उसको क्या कर सकती है, ब्राइट कर सकती है, और उसको हम आर्कटिक प्रेरीज बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेरीज में भी यही होता है, थोड़ा बहुत छोटी घास वगैरह होती है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कम समय के लिए। समर में जो टुंड्रा है दैट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करती हैं नॉर्थ की तरफ को टू प्रे ऑन द न्यूमरस इंसेक्ट्स विच इमर्ज व्हेन द स्नो थॉज, क्योंकि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं। अब जैसे ही जमीन के ऊपर की वो बर्फ वगैरह पिघलेगी तो थोड़ा बहुत वहाँ से इंसेक्ट्स वगैरह निकलेंगे, और उन इंसेक्ट्स को का शिकार करने के लिए जो बर्ड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ को जाएंगी। कुछ मैमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि वुल्फ, फॉक्सेस, मस्क ऑक्स। मस्क ऑक्स बेसिकली एक प्रकार का ये जो ऑक्स होता है, जो बैल होता है वैसे ही दिखता है, थोड़ा सा इसमें बाल वगैरह ज़्यादा होते हैं। आर्कटिक हेयर मतलब ये जो है आपका रैबिट की एक प्रजाति होती है, खरगोश जो होता है, जो आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। और लेमिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ रोडेंट, एक रोडेंट होता है चूहे की तरह छोटा सा, जो यहाँ पर टुंड्रा रीजन में रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने पहले ही बताया कि चैप्टर बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो इस पार्ट को हम लोग इतना ही रखते हैं। जो इसके आगे का पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर दिए हुए लिंक के थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको सारे के सारे वीडियोज़ जो है कि एक चैप्टर के जो मल्टीपल वीडियोज़ बने हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और एड फ्री वीडियोज़ हैं, तो काफ़ी आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस वगैरह डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। कोर्स को एक्सेस करने में, कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।